नमस्कार, आपणु उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी में जौनपुर विकास खंड के ग्राम खयारसी पहुंचकर ग्राम्या टू विकेंद्रीकृत जलागम परियोजना के तहत बनाए गए एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया। और इसके साथ ही सीएम रावत का कहना है कि ग्रोथ सेंटर नई परिकल्पना है। रूरल ग्रोथ सेंटर ग्रामीण विकास का केंद्र बनेंगे। इस तरह के सेंटर राज्य के सभी न्याय पंचायतों में खोले जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में टिहरी जिले के खयारसी ग्राम में पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर के नवनिर्मित भवन ग्राम्य निधि का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ग्रोथ सेंटर नई परिकल्पना है। रूरल ग्रोथ सेंटर ग्रामीण विकास का केंद्र बनेंगे। इस तरह के सेंटर राज्य की सभी न्याय पंचायतों में खोले जाएंगे। अभी तक 96 ग्रोथ सेंटर मंजूर किए जा चुके हैं। इनसे भविष्य की टाउनशिप विकसित होगी। स्थानीय संसाधनों को देखते हुए ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय किसान अपने उत्पाद यहां बेच सकेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि किसानों के उत्पादों की बिक्री उनके घर के पास ही हो जाए। ग्रोथ सेंटर बनने से आड़ती और व्यापारी उत्पाद खरीदने यहां आ सकेंगे। इससे किसानों को अच्छी कीमत भी मिल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। पहले किसान मंडी में ही अपने उत्पाद बेच सकता था, अब वह कहीं भी बेच सकता है। इससे किसान को मूल्य अधिक मिलेगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य न्याय पंचायत स्तर पर अलग अलग उत्पादों की विविधता के अनुसार ग्रोथ सेंटर स्थापित किए जाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार की ओर से 96 नए ग्रोथ सेंटरों को स्वीकृति दी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के क्षेत्र के लिए 10 घोषणाएं की। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जलागम के सभी कर्मचारियों को इसके लिए बधाई दी। अधिकारियों को और जलागम के सभी काम करने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जलागम का पहला प्रोजेक्ट है और निश्चित रूप में ये सफलता की ओर जाएगा। कोविड से थोड़ा हमें इसमें थोड़ा सा रुकावट आई है, परंतु कोविड के बाद निश्चित रूप में इसका प्रचार प्रसार होगा और लोगों को धन लाभ होगा। बहरहाल ग्रोथ सेंटर की तमाम गतिविधियों दर्जनों गांव के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रोथ सेंटर की ओर से स्थानीय उत्पादों के क्रय से 36 ग्रामों के 707 किसान लाभान्वित हुए हैं। नई गतिविधि के रूप में स्थानीय उपलब्ध उत्पादों से बेकरी उत्पादों का निर्माण शुरू किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। वहीं राजस्थान में सियासी ड्रामे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस भी अब बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान में कांग्रेस की आपसी कलह को बीजेपी की साजिश करार दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान की पूरी नजर है और हम विजय होकर निकलेंगे, लेकिन बीजेपी को जिस प्रदेश में जनादेश नहीं मिलता, उस प्रदेश में वह धन बल से सरकार को गिराने के प्रयास करती है। और क्या कुछ कहना है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, आइए आपको सुनाते हैं। धर्म पर कांग्रेस के आला कमान की बिल्कुल नज़दीक से नज़र है और हम समझते हैं कि राजस्थान में हम जो है विजय होकर के निकलेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जिस जिस प्रदेश में जनादेश नहीं मिलता है, उस राज्य में धनबल के आधार पर वो सरकारों को गिराने का काम करती आ रही है और उसकी शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड राज्य से की। हमारी सरकार को डिसलॉज करने का काम किया और मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही न्यायालयों ने जो है हमको संरक्षण देने का काम किया। हमारी सरकार बाहर हुई। आज पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर जनादेश नहीं मिलता है तो सरकार को गिराने का काम करती है।
तीर्थनगरी ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन और प्रस्तावित त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण के कार्यों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने एमडीडीए के अधिकारियों के साथ त्रिवेणी घाट का निरीक्षण किया, तो साथ ही उन्होंने त्रिवेणी घाट को ऋषिकेश की हृदय स्थली कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि त्रिवेणी घाट का सौंदर्यीकरण 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किया जाना है। हाँ, हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, और कोशिश ये है कि 1 हफ्ते में हम इसे शुरू करें। सर, हमारा यहाँ आ गया, हमने उसको मोबिलाइज कर दिया, तो बस 1 हफ्ते में जो इसकी टीएनपी है पहुँचने में जो भी समय लगेगा। बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये HRDA के द्वारा किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट में कोई अंतर नहीं है। अभी प्रोजेक्ट अभी वही है, सिर्फ विकास प्राधिकरण बदल रही है। तो इसका जो एरिया है, जो हमारा जो पार्किंग से आप इधर देख रहे हैं, लगभग 125 फुट का है। इस पूरे एरिया को मतलब कन्फाइंड करते हुए इसको जितना भी मतलब ब्यूटीफाई किया जा सकता है। ब्यूटीफाई से मतलब कि एक अच्छा सुंदर गेट हो, शू स्टैंड हो, एक अच्छा जो है मतलब लोगों को एक वो दिखाई दे। उसके अंदर जो है गढ़वाली और जो बेसिकली यहाँ का लोकल स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर, उसको भी शामिल किया गया है। ये हमारे स्टोन जो ख़राब हो गए हैं इनको भी चेंज करने का उसमें है। व्यूइंग डेक बनाने का है, पूजा डेक बनाने का है, और डक्टिंग के माध्यम से जो है जो ये लाइट हमारी बाहर दिख रही है वो है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। सर, यहाँ 2 करोड़ 20 लाख के लगभग का जो एक योजना यहाँ पे लाई थी और काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच में जो HDA के माध्यम से काम शुरू हुआ था और HDA को समाप्त करके सरकार द्वारा यहाँ की जो ये पूरा क्षेत्र है वो MDDA में शामिल हुआ। उस कारण जो लेट हुआ, मैं समझता हूँ लगभग 8-9 महीने से काम रुका हुआ था। मेरी चिंता ये भी थी कि इतना पैसा स्वीकृत हुआ है, काम शुरू हुआ है, ये अभी लेट क्यों हो रहा है। और मैं इस बात को लेकर अनेकों बार MDD के अधिकारियों से भी मैंने बैठकें की है और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो ये काम रुका हुआ था, कागज का जो आदान प्रदान था वो हो चुका है और बहुत जल्द अब ये कामों में यहाँ शुरू कराएंगे। और इसमें मैं आके ये भी देख रहा था कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे होनी है, और गंगा सभा के लोग, हमारे अन्य जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि यहाँ पहले हम लोग जहाँ पे खड़े हैं रेफरेंस का काम और गेट का काम, गेट का बहुत भव्य रूप देते हुए गेट के ऊपर भगवान भोले की मूर्ति का उसमें स्थापना होगी और बगल में जो दीवार है उसमें ओम और जो त्रिशूल है इस प्रकार के आकृति वहाँ पे बहुत खूबसूरत लगेगी। और उसी प्रकार से जो और अन्य हमारे जो काम है, जैसे माँ गंगा की मूर्ति है, शंकर जी की है, इनको भी उसमें इनका भी सौंदर्यीकरण इनका किया जाएगा। यानी कि पूरा एक इलाका जो त्रिवेणी घाट है, जो हमारा ऋषिकेश का है, एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ मैं कहता हूँ हार्ट ऑफ। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद बड़े पैमाने पर विकास होंगे। विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। जहां भी निर्माण में लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे शहर की कूड़ा गाड़ी पर GPS सिस्टम लगाया जाएगा। जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मेरे साथ जितने कार्यकर्ता थे, जितने मेरे अधिकांश वोटर थे, उन सबका मन था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊँ। मैंने सबका सम्मान करते हुए भारतीय पार्टी में गया। क्या था कि मैं जनता से सलाह मशवरा के बाद किसी भी दल में जाऊँगा। मेरे पास जो मेरे वोटर्स थे उनमें से मैक्सिमम वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, जिनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन में चूक की, तो वो वोटर्स मुझे मिले और उन्हीं सब लोगों का आग्रह था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रभारी जी से आग्रह किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूँ। सबने मेरा आग्रह सहज स्वीकार किया और परसों मुझे सदस्यता दिलाई गई। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपकी जानकारी में होगा, 50 लोग से अधिक नहीं इकट्ठे हो सकते, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा किया, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। आपको मनाने के लड़े मेरी घर वापसी में सबका सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ रहा। कोविड-19 महामारी की चुनौती के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेंगू के खतरे को लेकर आगाह किया है। उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो संदेश जारी कर जनता से हर रविवार डेंगू पर वार करने की अपील की। प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं आपसे एक विशेष और महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं।
बरसात का मौसम है और जहां कोरोना आज संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं डेंगू की भी शुरुआत हुई है। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि हर रविवार रहें तैयार, हर रविवार रहें तैयार। सुबह 9 बजे 15 मिनट डेंगू पर करें वार, यानी कि रविवार 9 बजे हमको कुछ समय डेंगू के मच्छरों को हटाने के लिए काम करना है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि अपने घर के आसपास हम पानी जमा न होने दें, घर में फूल हैं, गमले हैं, उनकी जो ट्रे होती है, कई बार उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और डेंगू का मच्छर उसमें पैदा हो जाता है। तो हम उस पानी को साफ रखें। हमारे घर में हो सकता है कूलर होगा, उसमें भी पानी रहता है, तो उसको भी हम साफ रखें, उसमें पानी इकट्ठा ना होना दें। डेंगू का मच्छर ये साफ पानी में होता है और इसलिए हम अपने रसोई में कई बार हम खुले बर्तन रखते हैं, उसमें पानी होता है और उसमें डेंगू का लार्वा पैदा हो जाता है। और इसलिए घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, घर के आसपास कहीं भी हम पानी इकट्ठा ना होने दें, तो हम डेंगू की मार से बच सकते हैं। आपका सहयोग आपको डेंगू से बचा सकता है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काशीपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या के बाद अब इसकी आंच सरकारी कार्यालयों की तरफ आ चुकी है, जिसको लेकर आज नगर निगम के साथ साथ तहसील में नगर निगम के सफाई कर्मियों और उप जिला अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई। आपको बता दें, 2 दिन पहले नगर निगम के एक पार्षद और एक पार्षद पति समेत नगर निगम के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दूसरी ओर उप जिला अधिकारी कार्यालय में उप जिला अधिकारी गौरव कुमार का भी कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें उप जिला अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, तो वहीं एक महिला पीआरडी और होमगार्ड पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ समय से काशीपुर शहर में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से तहसील कैंपस में आज कोविड टेस्ट करवाए गए हैं और 51 जो कार्मिक हैं तहसील परिसर के और एसडीएम कोड के, उनके सैंपल्स लिए गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा। और यहाँ पर आउट ऑफ 49 केसेस निगेटिव आए और 2 जो केसेस हैं एसडीएम कोड परिसर के वो पॉजिटिव पाए गए, डॉक्टरों के द्वारा अवगत कराया गया और उनको आइसोलेट करके भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा टल गई थी, जिसमें टली परीक्षाएं 22 जून से 25 जून तक कराई गई थी।
लेकिन कंटेनमेंट जोन और परीक्षा के दौरान क्वारंटीन विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन और परीक्षा के दौरान क्वारंटीन विद्यार्थियों की संख्या करीब 550 थी। कंटेनमेंट जोन में रहे विद्यार्थियों की परीक्षा ना कराकर 3 विषयों में सबसे अधिक नंबर वाले विषय से औसतन नंबर निकालकर रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए। अगर किसी विद्यार्थी ने 4 विषय की परीक्षा दी तो अधिक नंबर वाले 3 विषयों में दर्ज नंबरों का औसतन निकाला जाएगा। अधिकतम मार्किंग से संतुष्ट न होने वाले विद्यार्थियों को दोबारा से परीक्षा का मौका मिलेगा। हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएं 22 से 25 जून तक हुई थी, तो उसमें कंटेनमेंट जोन में जो परीक्षार्थी थे उनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में होने के कारण या क्वारंटीन होने के कारण वो परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए। तो इसके लिए हमने व्यवस्था ये की है कि ऐसे परीक्षार्थियों के लिए एवरेज मार्किंग की व्यवस्था की गई है, CBSE की तरह ही। जैसे जिन परीक्षार्थियों ने 4 विषय की परीक्षा दी है तो उनके अधिकतम 3 विषयों के प्राप्तांक, जिनमें 3 विषयों में सबसे अधिक नंबर होंगे, उनकी एवरेज मार्किंग की जाएगी। और जो परीक्षार्थी हमारी एवरेज मार्किंग से संतुष्ट नहीं होता है, जो एवरेज मार्किंग उसको हुई है, उन प्राप्तांकों से जो संतुष्ट नहीं होता है, वो परीक्षा दे सकेगा। ये विकल्प बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो बोर्ड का परीक्षाफल जब घोषित होगा उसके 1 महीने के भीतर ऐसे बच्चे आवेदन कर सकेंगे और परिस्थितियां सामान्य होने जाने पर हम उनकी परीक्षा लेंगे। लेकिन इन परीक्षार्थियों के लिए जो व्यवस्था की गई उसमें यह है कि ये परीक्षा, फिर उस परीक्षा में इनका जो नंबर होगा वही नंबर इनका अंतिम माना जाएगा और पूर्व में जारी की गई जो मार्कशीट होगी वो उनसे वापस ली जाएगी और नई मार्कशीट जारी की जाएगी। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में रोक के बावजूद अवैध खनन जारी है। सुबह और शाम स्टोन क्रैशर स्वामी धड़ल्ले से अवैध खनन करा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन इन खनन माफियाओं के आगे शांत है। तड़के सुबह और शाम ढलते ही बिशनपुर में बैसा बग्गी से अवैध खनन शुरू हो जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि प्रशासन खनन माफियाओं पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जल्द घोषित होने की उम्मीद है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां जांचने का काम अब खत्म हो चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 25 से 30 जुलाई के बीच घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां चेक हो चुकी है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड बोर्ड में इस साल कुल 2,71,415 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। उनमें से हाई स्कूल में 1,50,289 परीक्षार्थी बैठे और इंटरमीडिएट में 1,21,126 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। हमारे अभी डायरेक्टर एजुकेशन से बात हुई थी। बोर्ड एग्जामिनेशंस के करेक्शंस पूर्ण हो चुके हैं और अभी कंपाइलेशन किया जा रहा है और संभवतः 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हम लोग रिजल्ट अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह के आदेश पर डोईवाला के लच्छीवाला नेचर वाटर पार्क में आधुनिक सुविधाओं को जुटाने के साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास जिला प्रशासन और वन विभाग ने शुरू कर दिया है। आज डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव के साथ तमाम अधिकारियों ने नेचर और वाटर पार्क का निरीक्षण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो हमारा ये लच्छीवाला का जो ये एरिया है इसको प्रॉपर बढ़िया नेचर कम सिटी पार्क के तरीके से डेवलप किया जाए और उसके लिए उन्होंने कहा है कि प्रॉपर एक DPR बना करके सबमिट की जाए। उसको लेकर के आज साइट इंस्पेक्शन जो है किया जा रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे जो DFO साहब हैं इन्होंने काफ़ी उसमें कार्रवाई आगे तक कर भी ली है और कुछ उसको फाइन ट्यूनिंग करके जो है हम इसको जल्दी ही जो है गवर्नमेंट को फिर सबमिट करेंगे प्लान। अभी बात हो रही है कि कुछ लाइट एंड साउंड शो के लिए किया जाए, कुछ बच्चों के लिए अट्रैक्शन किए जाएं, ट्रेल्स बनाई जाएं ट्रैकिंग के लिए, साइकिलिंग की व्यवस्था कराई जाए
जिससे कि अलग तरीके के सिर्फ जो लोग गर्मियों में पानी में जो वाटर पार्क जैसी चीज़ों के आनंद लेते हैं उससे अतिरिक्त और भी चीज़ें कर सकें, जिससे कि और ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रदेश में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान में थाना अध्यक्ष काला ढूंगी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल थाना अध्यक्ष काला ढूंगी के नेतृत्व में चौकी क्षेत्र में चल रही चेकिंग के दौरान बचीनगर गुरुद्वारे के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। काला ढूंगी के कोतवाल दिनेश नाथ महंत ने बताया कि अवैध नशे का कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस द्वारा लगातार तस्करों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। दिनेश नाथ महंत ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया और आगे भी अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। रात्रि में हमारी जो चौकी है उसके द्वारा 2 लोगों को, रंजीत और बलबीर, ये बरेली के रहने वाले मैं मोटरसाइकिल और 123 पाउच शराब के साथ पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध अंतरिम दिनों के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और अन्य पुलिस की शराब के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं काशीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 47 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। जिले के एसीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि काशीपुर में 1280 लोगों की एंटीजन टेस्टिंग की गई, जिसमें से 29 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि आरटी-पीसीआर के तहत 18 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। काशीपुर में कोरोना की पुष्टि हुई है, उनमें से उप जिलाधिकारी कार्यालय का कर्मी भी शामिल है। उप जिलाधिकारी कार्यालय में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कार्यालय को सैनिटाइजेशन के बाद बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती तादाद को देखते हुए उनके उपचार के लिए होटल अनन्या समेत 2 अन्य होटलों मैनोर और गौतमी हाइट्स को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। कार्बेट टाइगर रिजर्व और वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत आने वाले मोहान क्षेत्र में 3 सालों से ग्रामीण हाथी के आतंक से परेशान थे। ये लगातार वाहनों को क्षतिग्रस्त करके वाहनों से खाद्य सामग्री निकाल कर खा जाता था। इसके अलावा इस हाथी ने पिछले वर्ष एक व्यक्ति को मार ही डाला था और आए दिन हाथी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर रहा था, जिसको देखते हुए रामनगर वन प्रभाग और कार्बेट की संयुक्त टीम ने हाथी पर रेडियो कॉलर लगाने का निर्णय लिया, जिसके जरिए 2 टीम लगातार हाथी पर निगरानी रख रही है। ये एक एडल्ट तस्कर है जो कि उस क्षेत्र में रेगुलर आ रहा था और यातायात को वहाँ पे बाधित कर रहा था, जिससे कि वहाँ पे लोगों में भय का माहौल भी था और ख़ास तौर से जो इसकी एक्टिविटीज़ थी वो लेट नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में हो रही थी। तो इसको हमने रेडियो कॉलर करा है, आज इसमें हमें सफलता मिली है और ये हमने इसमें सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया है जो कि डायरेक्ट आप हमारे मोबाइल पे मतलब मैसेज भेज सकता है, जिससे हम अलर्ट हो सकते हैं पहले ही उसके कि हाथी रोड पे आने वाला है या किसी आबादी क्षेत्र में आने वाला है। तो उसी के हिसाब से हमारा स्टाफ फिर उस मैसेज के अकॉर्डिंग मतलब कार्रवाई करके उसे वहाँ से अलग कर सकते हैं। रेडियो कॉलर तो हमें दिसंबर में आ गए थे क्योंकि पिछले साल भी इसकी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई थी, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी लंबे समय तक और फिर लॉकडाउन भी हो गया तो उस टाइम पे इसको हम कर नहीं पाए। उसके बाद अभी ये जब बारिश शुरू हुई है तो फिर इसकी गतिविधि थोड़ी इधर की ओर बढ़ गई थी, तो रोज़ बारिश हो जा रही थी, इस वजह से भी इसको करने में दिक्कत आ रही थी। आज मौसम खुला भी मिल गया और हाथी भी ट्रेस हो गया था, तो आसानी से आज इसको कर पाए। वहीं रुड़की में मंगलौर नगर पालिका परिषद के ब्रांड एम्बेसडर कारी नसीम नगर पालिका की घोर लापरवाही के चलते पालिका के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। उनका आरोप है कि बरसात शुरू होते ही मोहल्ला पठानपुरा और टोली में जल भराव की समस्या से काफी लोग परेशान हैं। नगर पालिका को कई बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने संबंधित मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मजबूर होकर ब्रांड एम्बेसडर को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। की समस्या है, वहाँ लगातार पूरा साल हो गया पानी भरा हुआ है सड़कों पर। इस सिलसिले में कई बार नगर पालिका प्रशासन को, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहिबा को भी हमने लिखित रूप में दिया था,
कि अगर इस समस्या का समाधान, इस जल भराव का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो हम 14 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और तयशुदा प्रोग्राम के तहत आज हम लोग भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं। आज शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और फिर उसके बाद पालिका प्रशासन को हम एक मौका और देंगे कि अगर उसने इस समस्या का स्थायी समाधान उस तयशुदा प्रोग्राम 5 दिन या 8 दिन जो दिया जाएगा नहीं किया तो उसके बाद हमारी ये आंदोलन तो चलता रहेगा, मगर भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन तौर पर शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। फतेह असी हज़ारों साल तो पाई हैगी।